अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम कपास पर बात करेंगे। कपास इस वक्त काश्त के मरले में बेशतर कपास काश्त हो चुकी है, कहीं कहीं कपास काश्त हो भी रही है। लेकिन जैसे हमने देखा कि गंदम के सीज़न में जब गंदम काश्त हो रही थी तो काफ़ी सारे बहरान पैदा हो गए। ख़ास तौर पे डीएपी का मसला हुआ, फिर यूरिया का मसला हुआ, पानी के मसाइल थे। तो इस दफ़ा भी जो है जैसे कपास की बिजाई का मौसम आया है तो हमने देखा है कि पानी का इशू पैदा हो गया है, डीज़ल का मसला पैदा हो गया है। बीज के इशूज़ तो खैर वैसे ही रहते हैं हर दफ़ा, लेकिन ये सारे मामलात हैं। अब कपास जहाँ काश्त हो गई है उसकी देखभाल किस तरह की जाए और क्या एहतियातें की जाएँ कि जो इब्तदाई मरहला है इसमें फ़सल जो है बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सके, और जहाँ काश्त हो रही है वो क्या एहतियातें करें और किस जो है वो तारीख़ तक काश्त करें और उसके बाद काश्त ना करें क्योंकि उससे नुकसान होगा। इन सारे मामलात पे बात करेंगे। पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर सगीर अहमद साहब। आप डायरेक्टर हैं कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के, और ख़ास तौर पे जैसे उनके ओहदे से ज़ाहिर हो रहा है कि वो काटन से वाबस्ता हैं और काटन की तहकीक से, तो उनसे जानेंगे कि ये सारे मौज़ूआत पर उनकी क्या राय है। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, काश्तकार हैं, मिसाली काश्तकार हैं सैयद हसनैन बाकर नकवी साहब, और उनके साथ तीसरे मेहमान हमारे उस्ताद हैं, रिसर्च से वाबस्ता हैं, ज़रा यूनिवर्सिटी मुल्तान से वाबस्ता हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब। आप सारे मेहमानान का बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, वैसे इस वक्त कपास की सूरत हाल है क्या जो इब्तदाई है? काश्त सोइंग कितनी हो गई है, कितनी बाकी है, किन किन इलाकों में अभी बाकी है? जी, इस साल जो है ना, जो फेडरल कमेटी ऑन कॉटन है, जो मिनिस्टर ऑफ नेशनल फूड एंड रिसर्च के अंडर आता है ये, तो उन्होंने जो फिक्स किया है टारगेट फॉर सोइंग एंड प्रोडक्शन। पंजाब का टारगेट है वो 6.6 मिलियन बेल्स, और जो सोइंग का टारगेट है वो 4.5 मिलियन एकड़, यानी 45 लाख एकड़ हो गया। और लेकिन गवर्नमेंट पंजाब जो कह रही है, हमारा महकमा ज़राअत, वो कह रहा है जी हमने तो जो है इसको 40 लाख का कहा है। तो अगर 40 लाख को देखें तो उसके मुताबिक जो तकरीबन 26 लाख एकड़ काश्त हो चुकी है। और आप देख लें कि उसको काफ़ी हमने, और ये स्पीड अगर पानी होता तो इस वक्त तक हम जो है ना ये तकरीबन कोई क्लोजर टू फिनिशिंग अचीव कर चुके होते। जी बिल्कुल अचीव कर, क्योंकि इस दफ़ा क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। रेट अच्छा मिलने की वजह से। हाँ, मेन जो अट्रैक्शन है ना जी, वो रेट अच्छा है इंटरनेशनल मार्केट में, लोकल मार्केट हमारी जो है ना, और ये फिर इंपोर्ट आपको पता है इंडिया के साथ हमारी वो नहीं है, तो ये एक एज मिल रहा है। ये अजीब मामला हुआ कि इस दफ़ा काश्तकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाना चाहता था, बहरान आ गया, पानी का बहरान आ गया, साथ ही डीजल का बहरान आ गया, तो ये इशू साथ साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, मतलब थोड़ी सी देखें डिले हो गई है, लेकिन काश्त हो जाएगी। इससे क्या असर, क्या अब जो हीट वेव आई है, देखें पिछले साल की निस्बत इस साल जो टेम्परेचर, सिर्फ मई का मैं ले लूँ तो ये दिन का टेम्परेचर 7 डिग्री पिछले साल से ज़्यादा है, और रात का टेम्परेचर 6 डिग्री ज़्यादा है। अच्छा। और जो मैं फील्ड में गया हूँ, मैंने देखा है जो हवा लू चलती है ना, और अगर आंधी आ जाए तो वो फिर मिट्टी जो है वो पड़ती है पत्तों पर, और वो उसके साथ जो है क्या नाम है वो चिपक बर्निंग हुई है। जो कर रहे हैं काश्त, खास तौर पर ड्रिल काश्त जो कर रहे हैं, तो वो पानी नहीं है, तो वो पानी की वजह से अगर पानी नहीं मिल पाता, वो सारी जो है ना मतलब मोस्ट ऑफ द फील्ड्स उनमें बर्निंग ऑब्जर्व की जाए, और फिर वो रीप्लांटिंग करें। तो वो हम इस वक्त जो है खिलियों पर काश्त वो बेहतर है, और बाकी जो है इस पे बात करते हैं कि अब इस मरले पर काश्त कैसे की जाए। लेकिन ये तो अलार्मिंग सूरत हाल है, जी खासतौर पे जो टेम्परेचर की सूरत हाल जी, है, बिल्कुल इतना अगर वो रेज कर रहे हैं तो इससे तो हमें कपास को काफ़ी नुकसान पहुँचने का खदशा है। एग्जैक्टली देखें आप उसको, अगर मैं बयान करूँ कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर होता है ना डे का, तो फोटोसिंथेसिस यानी खुराक बनाने का अमल जो है वो रुक जाता है। अच्छा, जब रुक जा, अब खुराक ही नहीं बनेगी तो पौधा ग्रोथ कैसे करेगा ना। अच्छा, ऐसे माहौल में मेरे ख्याल है पानी जो है वो मददगार साबित हो सकता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा जी बिल्कुल। आप पानी हमने एक एडवाइजरी जो है डॉक्टर शफ़क़त सईद साहब भी बैठे हैं, तो एक मिलकर हमने गर्मियों के दिन जो छुट्टियों से पहले हीट वेव आई थी ना, तो हमें एडवाइस उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये आपके सामने है। अगर ये चीज़ें पानी अवेलेबल हो और दूसरा मसाइल ये भी बताएंगे, तो हमारे जो हम जो जाके देखा है तो इससे अफेक्ट होगी, यकीनन अफेक्ट होगी। इससे आपकी ग्रोथ अफेक्ट हो रही है,
मैं लेकिन शॉर्टली इस पे अभी तफसील से बात करते हैं जी। देखें, ये मसाइल और मुश्किलात तो अपनी जगह मौजूद है ना, इनके अंदर रहते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं, इस पे बात करते हैं। मैं ज़रा बाकर साहब को जो है वो साथ शामिल करूँ। बाकर साहब, आप काश्तकार हैं, कितनी आपने कपास की काश्त मुकम्मल कर ली है? मैंने दो मुरब्बे तकरीबन मुकम्मल कर चुका हूँ। अच्छा। और थिनिंग भी मेरी हो रही है। पानी नहीं था फिर कैसे कर लिया? बस वो मैं बता रहा हूँ ना, बिजली भी नहीं है। हाँ। अब बिजली आ रही है जा रही है, फिर हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं ट्यूबवेल पे। ठीक है। अब डीजल लेने जाओ, ड्रम भरवाओ, वो कहते हैं जी 20 लीटर हमसे मोबिलाइल लें आप, ये लाजमी है? ये लाजमी दें। अच्छा। हमने कहा सर आप मेहरबानी करें, कहने लगा नहीं जी नहीं तो डीजल है ही नहीं। फिर मोबाइल का क्या करेंगे? वही ना, वही मैंने कल दुकान खोल लें आप, फिर मोबाइल भी वहीं साथ साथ बेचते जी हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ। और तो कोई हल नहीं, ज़ाहिर है आपको ज़रूरत के तहत ही मोबाइल ले सकते हैं ना। जी जी जी। ज़ाहिर मोबाइल आप लेके किधर जाएंगे? जी हाँ जी हाँ। अच्छा, तो ये पानी का बड़ा इशू मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त इशू है। और जिन लोगों ने एक पानी लगा के ना कॉटन काश्त की थी, पानी बचत की अपनी पैसों की, तो वो अब जैसे हीट ज़्यादा हुई है, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, तो वो बर्निंग हो गई। अब वो दोबारा खेलियाँ निकाल के अच्छा और वो बिजाई कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब भी मशवरे देते रहे हैं सारों को। ठीक है कि आप खेलें निकालें। आपने खेलों पर की है? जी मैंने खेलों पे की है। अच्छा, इस पर मजीद बात करते हैं। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल करूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बर्निंग का इशू है, ये बड़ा खौफनाक हो गया। इस दफ़ा टेम्परेचर भी बड़ा रेज कर गया। हम तो कपास से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे पिछले साल का रिजल्ट देख के। तो बर्निंग का आपकी नज़र में हल क्या है इस वक्त? उसमें सर हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। हम कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसको हम कहते हैं ग्रोथ स्टिमुलेंट और स्टेबला। वो ऐसा काम करते हैं कि जब ड्राउट कंडीशन हो, ठीक है, या हाई टेम्परेचर हो, तो वो उसको स्टेबल करता है प्लांट्स को। अच्छा, तो उस पे हमारे बड़े सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए होगा या नहीं उसको वो पानी के अंदर जो है ना, हाँ वो माइक्रोब्स हैं नेचुरल जो है ना ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। वो ये करते हैं कि जितना पानी मिल जाता है ना तो उसको होल्ड करते हैं ज़मीन के अंदर, नीचे डिप्लीट नहीं होने देते, एवापोरेट नहीं होने देते। अच्छा, जिसकी वजह से ज़मीन की जो ठंडक है वो निश्चितन बरकरार वो ज़मीन को ये जो ज़मीन में उबाल पैदा हो जाता है उसको भी फिर वो कोई कंट्रोल करते हैं? ज़ाहिर वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं। दूसरा एक ये भी है कि अब आजकल जो है कुदरती निज़ाम तरीक़ा काश्त के ज़रिए से कुछ लोग काम कर रहे हैं जिसमें मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग क्योंकि अब जिस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की पराली है या जो है ना ये गन्ने का ट्रैश वगैरह होता है या मुख्तलिफ़ किस्म की, मगर सारे लोग नहीं कर सकते। मगर ये कि जितना थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर ये डेज़ आ गए हैं ऐसे, तो आर्जी तौर पर आप इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करें और शाम के पराली दस्तयाब हो तो फिर ही है। हाँ वो है ना, वो कॉस्टली पड़ता है। हाँ, जिनके पास अवेलेबल है तो वो उसको। अच्छा, ये जो आपने कहा है कि आपने जो कुछ ये प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ये किस मरहले पर है? लोगों को दस्तयाब है या नहीं सर? अभी तो क्योंकि ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट हमने पहली दफ़ा ये हालात आए हैं तो हमने उसको बाई चांस ही हमने वो डिफरेंट ट्रायल के लिए स्टार्ट किया हुआ था। तो ये आई वो तजर्बात जो है वो किस मरहले पर है? वो यानी कि इस वक्त चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना। उनकी फाइंडिंग्स अभी जो है वो बाकी वो नज़र तो आ गया है, डिफरेंस हमें पता चल गया कि ये चीज़ें हमने डाली हैं तो इसकी वजह से ये बच गई है। अच्छा, ये जल गए हैं। इसी तरह मेज़ पे भी हमने किया, कॉटन पे भी। इसका मतलब इस सीज़न में तो दस्तयाब नहीं, दस्तयाब नहीं। ये हम यानी कि आने वाले वक्तों के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि काश्तकार फिर रूठ जाए कपास से, फिर आप ये प्रोडक्ट तैयार करके लेके आए फिर बेमकसद नहीं, इंशाल्लाह अवेलेबल होगा अगले साल से। अच्छा, हाँ जी, अगले साल से अवेलेबल होगा। उसको हम फिर कमर्शलाइजेशन सिस्टम में ले जाएंगे। ठीक है। ज़ाहिर है ये रिसर्च फेज़ है, तो रिसर्च फेज़ में जब तक हम कंफर्म ना कर ले चीज़ों का, ठीक है, उस वक्त तक आगे हम नहीं देते। क्योंकि हमने पिछले साल इसका बेटर कॉटन इनिशिएटिव एक NGO है, ठीक है, वो पिछले 3 सालों से वो इस पे काम कर रही है और इस दफ़ा भी अपने फार्मर्स को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं हमारे हेल्प के साथ। तो वो जहाँ पे ये प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया तो वहाँ 6 पानी कम लगे। अच्छा, बड़ा फ़र्क पड़े? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जहाँ पे ये नहीं किया तो वहाँ पे ज़्यादा लगे 6 पानी, यानी कि 14 पानी लगे। वो पानी को होल्ड किया उसने? हाँ, यानी कि वो उसका सिस्टम ऐसा है कि वो ज़मीन के अंदर पानी को जड़ों में अवेलेबल रखती है, वो जो है ना माइक्रोब्स जो होते हैं, और उससे जो है ना पौधे की ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है, शेडिंग भी नहीं होती और बर्निंग भी नहीं होती। अच्छा, ये डॉक्टर साहब अभी जो हम फिगर डिस्कस कर रहे थे उसमें तकरीबन इसका मतलब है आधी सोइंग रहती है कपास की। हाँ, 40% तो लाजमी है ना? लेकिन आप तो 25-26 लाख एकड़ है, तो ये तो कहना है 40 पर लगाएं तो वो 85% तो, लेकिन अगर 45 जो उन्होंने कहा है 45 अगर देखें तो तकरीबन 40-45% 20 रहती है, तो 60% 70%, अभी 30-40% रहती है। तो ये जो सेटबैक ज़्यादा आ रहा है ना,
ये उन जगहों पर आ रहा है जो तरबेला कमांड है ना, जो हमारा वो जो परली साइड वाली बिल्कुल, तो वहाँ जो है ना इशू बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि अंडरग्राउंड वाटर भी बहुत जगह वहाँ तो नीचे हो गया, अनफिट है, और नहीं नीचे के अलावा अनफिट है, सो नहरी पानी पर उनका जो है इन्हिसार है। तो वो जो है, अब हमारी मीटिंग हुई है इरिगेशन के साथ, अभी हमारे मिनिस्टर वगैरह, ये सारी जो बताना चाहिए किसानों को। वो आपने एडवाइजरी जो जारी की है वो क्या है? एडवाइजरी हमने ये जारी की थी कि जो आपने सोइंग करनी है ना जी, आपने जो सीड इस्तेमाल करना है, ठीक है, वो आपने सिंकर इस्तेमाल करना है। सिंकर से क्या मुराद है, आपने टिलेंट किया, टिलेंट करके साफ़ किया, फिर उसको आपने धोते हैं, टिलेंट करते हैं तो फिर धोते हैं, उसके बाद आपने पानी जो है ना टब ले लेना। अच्छा, तो पानी वो सीड जो है ना, क्या नाम है, उसमें पानी में डाल देना। अच्छा, जो सीड बैठ जाएगा, जिसकी ग्रेविटी अच्छी होगी, ठीक है, वो हेल्दी सीड उगना मसला नहीं है, सीड की विगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सेहत अच्छी है, सेहत अच्छी है, मतलब एक ये है ना, उग तो आता है फिर मर जाता है। वो सीड जो उगेगा वो थोड़ा भी इस्तेमाल होगा, 2 भी सीड लगाएंगे, 3 भी लगाएंगे तो सारे उगाएंगे। पहले हमने एडवाइजरी ये की दी थी। दूसरा हमने ये कहा था कि थिनिंग अभी आप ना करें, थिनिंग को 1 महीना, देखें ना आप 3-4 अगर पौधे इकट्ठे खड़े हैं तो उन पर हीट का, एक आध मर जाएगा, 3 रह जाएंगे, 2 मर जाएंगे, 2 रह जाएंगे, तो 1 महीने के बाद आप थिनिंग करें। तीसरा हमने कहा, अच्छा वो ज़रा उसको थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम तो बीज को पानी के करीब नहीं जाने देते, या आप कह रहे हैं कि पानी के कंटेनर में नहीं, वो बीज को आप वो नहीं है, डिलेंट करना है ना, डिलेंटेड को पानी में डाल लें, ठीक है ना, डिलेंट आप करते हैं ना, ठीक है, बुर उतारते हैं, ठीक है, फिर तेजाब के साथ आपने बुर उतार, फिर धोना भी होता है, ठीक है, तो पानी तो लगाते हैं ना, पानी धोने आता है। ये रिकमेंडेशन होती है कि आप उसे ना धोएं? नहीं, थोड़ा रिकमेंडेशन है हमारी, अच्छा, कि उसके बाद धोना है, तो तेजाब लगा होगा तो फिर वो तो आपका खराब हो जाएगा। साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं धोए नहीं, उसको तेजाब लगा हुआ है, बुर उतार दिए तो आप उसे वैसे ही नहीं किसी वो दवाई लगा लें और उसको इस्तेमाल करें, से पहले धो लें उसको, दवाई बाद में लगा, ठीक है, फिर धो के अच्छा ये अब वो जो बैठ गया है नीचे वो इस्तेमाल करें? हाँ, जो वो उसको फिर दवाई लगाए हमने, अगली जो ऊपर आ गया उसका क्या करें? वो आप अलग कर, ठीक है, उसको ना लगाए, ठीक है ना, वैसे रखते हैं, वो भी उगाता है लेकिन उसको रखते हैं, ठीक है ना। तो आपने जो इस एडवाइस भी मजीद बात करते हैं, ब्रेक ले रहे हैं सब, वो भी बड़ी ज़रूरी है, जिस तरह ये काटन का उगना ज़रूरी है उस तरह ब्रेक भी ज़रूरी है। नाज़रीन मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम कपास की सोइंग पे बात कर रहे हैं। आधी सोइंग तकरीबन हो चुकी है, 30-40% अभी बाकी है। उस सोइंग को किस तरह करना है, हमने किस तरह कपास को बीजना है, उस पर बात कर रहे हैं। और डॉक्टर सगीर साहब हमें एडवाइजरी बता रहे हैं जो इन्होंने जारी की है, महकमा ज़राअत ने जारी की है, इन्होंने जो ज़राई माहिरीन है उन्होंने जारी की है। जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो वो अगला पॉइंट ये है कि जब आपने वो सिंकर बीज भी ले लिया, उसको दवाई लगानी है। ठीक है, दवाई लगाने का क्या फ़ायदा होगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ना, एक तो ज़मीन के अंदर है, एक ये है कि ये दवाई जो है ये स्टिमुलेंट के तौर पे इस्तेमाल होगी, ये ग्रोथ बढ़ाती है। इसका सबसे यानी इमिडाक्लोप्रिड वगैरह जो है ना, इसको फंजीसाइड लगाएंगे तो फंगस डिजीज़, वैसे टेम्परेचर बहुत हाई है, फंगस डिजीज़ बहुत कम है, लेकिन जो हमें चाहिए कि ग्रोथ एनहांसर, ठीक है ना, उसको आपने इस्तेमाल करना है। फिर आप, हमने कहा जी एक दफ़ा अगर चीज़ल फ्लो आप चला लेना 3 साल के बाद, तो आपकी जो वो कह रहे हैं ना, हार्ड पैन टूट जाएगा, रूट्स नीचे जाएंगी, तो आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी। और साथ हम कहते हैं कि SOP डालें या इससे यूरिया शुरू में ना डालें, ये डाल के, और उसके बाद ये आपने जो DAP वगैरह भी डालनी है, तो आपने ये सॉइल एनालिसिस बड़ा ज़रूरी है। हम कहते हैं गली सड़ी जो खाद है, गली सड़ी वो डालें उसके साथ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है हमारा ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, 0.5% है। हम कहते हैं कि इट शुड बी मोर देन 1%, तो बाद जगह तो 0.2% भी है। तो ये चीज़ें, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का डायरेक्ट ताल्लुक है ऑर्गेनिक मैटर के साथ। जब तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं इंक्रीज किया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी आपकी। तो ये चीज़, इसके बाद हमें क्या, बेड्स पर आप काश्त करें, ठीक है, चार ये इस पे बात करते हैं आप कि उसको काश्त किस तरह करें। मैं ज़रा बाकर साहब से पूछूं कि ये इंपॉर्टेंट मैटर है, ये सारी बातें आपको पता है जी? तो काश्तकार, जी बिल्कुल, आपके इर्द गिर्द जो काश्तकार है उन्हें सब पता है कि ये इस तरह करना है? जी नहीं है?
नहीं जल्दबाजी भी एक फैक्टर है, क्योंकि जी। वक्त नहीं है ना जी काश्तकार के पास, तेजी से सोइंग करनी है। जैसे ये गहरा हल चलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ जाएं तो फिर वक्त ज़ाया होता है, टाइम वक्त ज़ाया होता है। तो ये जल्दी में सारा कुछ इसमें ऐसे होता है सर, हम कॉटन जल्द से जल्द काश्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा तब्दीली में है, जितनी जल्दी हम काश्त करेंगे उतनी हमारी पैदावार अच्छी होगी। ठीक है। तो उसमें ये होता है हम खुश्क ज़मीन तैयार करते हैं, जैसे हमने गंदम काट ली, ज़मीन फारिग हो गई, तो हम उस पर डिस्के मारने शुरू कर देते हैं सूखी ज़मीन पे ही। ठीक है। उस पर फिर रोटावेटर मारा, उसे बारीक किया, यानी जल्द से जल्द हम उसकी बिजाई कर देते बिजाई की तरफ जाते हैं। उसका एक नुकसान ये भी होता है कि जो हमारा उसको पानी फिर बार बार चाहिए, तीसरे दिन, हर तीसरे दिन पानी चाहिए, क्योंकि ज़मीन सूखी होती है, पानी अवेलेबल जी। अब पानी की किल्लत की वजह से लोगों ने सूखी ज़मीन तैयार करके तो उस पर बिजाई की, ठीक है ना जी। अब जिसको पानी अवेलेबल नहीं हुआ तो वो तकरीबन पौधे जल गए। अच्छा, कुछ काश्तकारों की ये राय है कि जी आप सारे फैक्टर छोड़ दें, जितना जल्दी मुमकिन हो सके काश्त कर लें, उसके नताइज इन सब चीज़ों से बेहतर होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो सर पानी है ना। आपने जल्दी तो काश्त कर दी, सूखी ज़मीन तैयार हो गई, उसको तीसरे दिन पानी लगना है, फिर 2 दिन छोड़ के फिर पानी लगना। अब इतने टेम्परेचर के अंदर अगर हम पानी नहीं देंगे तो पौधे ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे आस्ते अच्छा, एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँ, जो स्ट्रास होते हैं ना, जी। ये आप काटते हैं गंदम के बाद आपका, तो वो स्टार्च अगर बीच में रह जाए और उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया तो वो तो पानी इतना जब्त कर देते हैं, इतना हाँ पानी की तो बहुत ज़रूरत, फिर हमें बहुत इसका मतलब बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। बड़ी एहतियात, इनको जब तक आप मिक्स ना करें अच्छी तरह, उनको ज़मीन में मिक्स ना हो, फिर हम तभी तो कहते हैं कि ये एक तो आप वो आग न लगाएं, फिर उसको आप मिक्स करें, मिक्स करके हम तो कहते हैं थोड़ा सा यूरिया भी दे दें उस वक्त, ताकि ये डिकम्पोज हो जाए। लेकिन नहीं, तो ये चीज़ें उनको मिक्स करना, अगर ऊपर पर पड़ी गई तो फिर तो पानी की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक तो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको दे रहे हैं, अभी तो सोइंग है और बड़ी स्पीड से जारी है, लोगों के पास पानी की किल्लत है और टेम्परेचर बड़ा हाई है। 2 बड़े इंपॉर्टेंट मैटर हैं, एक तो पानी की किल्लत है, एक टेम्परेचर हाई है। अब मौजूदा जो दस्तयाब वसाइल हैं उनके अंदर रहते हुए और मौजूदा टेम्परेचर में रहते हुए क्या किया जाए कि जितना बचा जा सके इनसे बचा जाए? दोनों चीज़ों को बताइएगा कि टेम्परेचर भी है हाई है, इससे भी इन्हीं हालात में रहते हुए हमने काश्त तो करनी है, तो क्या एहतियाती तदाबीर करें, किस वक्त काश्त करें और उसके बाद फौरी तौर पे क्या किया जाए, और फिर पानी की किल्लत से भी कैसे निपटा जाए? असल में हम तो इस वक्त रिकमेंडेशन ये दे रहे हैं, जिस तरह तो बाकी सीड उन्होंने तैयार कर लिया, हम कहते हैं कि सुबह की बजाय आप शाम के टाइम काश्त करें। ठीक है, शाम का टाइम काश्त क्या करने वक्त मौजू है इसके लिए? वो तो कहते हैं कि जी ये 3, 4, 5 बजे वाला वक्त जो है ना, ये भी बड़ा हाई टेम्परेचर का वक्त होता है, उस वक्त बड़ा नहीं, वो लो हो जाता है, फिर रात को भी करें, कोई मसला नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप रात को भी कर लें। हाँ जी, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दिन के टाइम जैसे वो सुबह करते हैं तो उस वक्त टेम्परेचर रेज कर जाता है, पानी जो लगाते हैं एवेपोरेशन की तरफ एवेपोरेशन लॉस ज़्यादा हो जाता है। अगर सुबह पानी लग गया तो सारे दिन में हाँ जी, सारा दिन एवेपोरेशन। तो इसलिए इसको कोशिश करें कि आप जिन लोगों ने भी लगानी है तो असर के टाइम स्टार्ट करें, निस्बतन ठंडा वक्त हो, दस्तयाब हो, उसमें लगाएं। हाँ जी, उसमें जो है ना रात के टाइम तक जब तक लोग कर रहे हैं, ठीक है, और उनको पानी भी बचा रहे हैं, और उसमें जो है ना आगे उनकी जो जर्मिनेशन है उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा असर पड़ेगा। अच्छा, एक तो ये होल्ड करने का तरीका केमिकल है जो आप बता रहे हैं, कोई देसी टोटका भी है कि पानी देसी टोटके में आप गुड़ का जो है ना सोल्यूशन बना के ना 5 किलो गुड़ 100 लीटर पानी में डाल के उसको हफ्ता एक पड़ा रहे, हफ्ता 10 दिन, ठीक है, तो उसको 1 एकड़ के लिए जो है ना वो पानी के साथ मिला के किस मरले पर? जब वो आप हर पानी के साथ लगा सकते हैं। अच्छा, खाद का नेमल बदल तो नहीं है, मगर सपोर्ट करता है। इससे ये होता है कि जो आपके ज़मीन के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है ना, नेचुरल जो बेनिफिशियल ऑर्गेनिजम्स हैं वो सपोर्ट करते हैं पौधे को, वो फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट भी पूरी करने की कोशिश करते हैं। अगर उसमें ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है कुछ, तो वो उससे डेवलप होते हैं, वो उसकी फूड होती है। ठीक है, तो जब ये जाता है तो ये भी उसकी फूड का किरदार अदा करता है, सोर्स होता है, खुराक होती है ये। ठीक है, तो ये इसके ऊपर पल के तो वो फिर हेल्प करते हैं फसल को, किसी भी फसल में आप ऐसा करेंगे तो ये एक देसी टोटके करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना जी, इससे दर्जा से निपटने की हम बात कर रहे हैं जी, पानी इस तरह लगा लें और इस औकात में काश्त कर लें। अब पानी है कम, किल्लत है जी सर, उससे किस तरह निपटे? नहीं उसका तो ज़ाहिर है, अब पानी के बगैर तो कुछ नहीं है, लाइफ ही नहीं है।
कोई उसका टोटका नहीं है हाँ, कि ये पानी कम है, अगर 70-80% दस्तयाब है पानी, जी सर। तो उसका कोई ऐसा रास्ता नहीं है ज़ाहिर है कि उसकी उसको बेहतर, क्यों डॉक्टर साहब आपके ज़हन में नहीं देखें जी, दो चीज़ें हैं। एक तो ये ठीक कह रहे हैं, पानी के बगैर तो नहीं है, लेकिन ऐसी वैरायटीज़ मौजूद हैं जो पानी कम लेती हैं। हाँ, मैं यही जानना अच्छा, चाह रहा था। फिर वो उसके अलावा ये जो आपका ट्रेल कास्ट है ना, ठीक है, इसमें पानी कम लगता है, उसमें ये कर लें पर्टिकुलर जो स्विंग हम कहते हैं ना, वो ट्रेल कास्ट में वो तो शाम ही को करें। अच्छा, वो शाम को करें। ठीक है। हाँ, ये चौपे लगानी है तो दिन को भी लगा सकते ठीक है, हैं, लेकिन हम शाम को कहते हैं ड्रिल कास्ट जो है वो ड्रिल शाम को। कास्ट, और उस पर सीड रेट ज़्यादा रख दें। अब सीड आप रेट, अब मैं कहता हूँ जो 8 किलो है जी, 75% 8 किलो, मैं कहता हूँ 10 किलो 12 किलो लगा दें, आप जर्मिनेशन ज़्यादा हो जाएगी। जर्मिनेशन पौधे हो, ठीक है। कितने मरेंगे आप, ठीक है ना। उसको पहने मतलब मर मुरा के हम 17,500 कहते हैं, तो इस तरह तो वो अगर वो ट्रेल के जरिए भी तो बहुत सारे फिर उन्हें निकालना पड़ेगा। अच्छा, फिर नहीं, उसको सिर्फ निकालने का मसला नहीं है। ये अब तो ये है, क्वेश्चन ये है कि आपने वो टेक्नोलॉजी अपनानी है जिससे पानी के से आप गोडी ना करें, एक गोडी करते हैं ना, ट्रैक्टर से गोडी ना करें ताकि आपका मॉइस्चर वो रहे हाथ से। अच्छा, दूसरा वहाँ उधर भी हम ये कहते हैं कि आपने वो कर लिया, गोडी से क्या होता है? गोडी से आप जब ज़मीन खोद वो कर देते हैं तो मॉइस्चर बढ़ जाता है, वो आपका वो उड़ कम जाता है। मॉइस्चर कम हो जाता है और मॉइस्चर कम evaporation जाता हो है। जाती है। तो आप ऐसे टैक्टिस, फिर हम कहते हैं जी आप लेज़र लेवल करें, लेज़र, ये तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लेज़र लेवल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, आपके पानी की बचत कम होगी। पानी लगाना है तो पानी आप यार वो एक तरफ आप कह रहे हैं खेलों में काश करें वो ज़्यादा बेहतर है। अब खेलों में काश नहीं, करते हैं अभी तो पानी देखिए का नुकसान- वहाँ हाँ। मेरी आप सुने कि वहाँ मैं तो उस आपने कहा कौन यहाँ नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये जो जहाँ है ना हमारा अपन ये मुल्तान डिवीज़न हो गया तो यहाँ नहीं है ये, क्योंकि 18 लाख 16 से 18 लाख सबसे ज़्यादा जो काश्त होती है वो होती है बहावलपुर डिवीज़न में, और वहीं जो है ना चोलिस्तान के एरिया में या लिया के एरिया में वहाँ काश्त ट्रेल पर दूसरी बेड पर हो ही नहीं सकती, तो रेतला है। ठीक है। तो उस सूरत हाल में वो कहते हैं कि हमारे पास ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो वो आप उधर जा सकते हैं। बारिश तो वैसे नहीं है, वहाँ बारिश आएगी भी सही ना तो वो इट विल बेनिफिशियल, वो उसको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। तो ये, और जो आपने कहा है कि आप सीड को ट्रीट करें, ये जो पानी की बचत की है ना, वो उसके साथ ग्रोथ अच्छी होगी। पहले 30-40 दिन आप, अभी मैं गया हूँ जिन लोगों ने अभी ये भी बताएंगे, मैं देखा हूँ, यकीन करो कि उसकी ग्रोथ एक्सेसिव ग्रोथ है। अच्छा, इन हालात में भी इन हालात में कि वाइट फ्लावर नोट्स अबाउट वाइट फ्लावर कहते हैं, हम कहते हैं ये सब 5 होने, उसकी 7-7 8 हैं, और मैंने कहा इसको रोको जा। अच्छा, तो देखें ना, अच्छा इसमें एक पहलू, ये एक फ़ायदे तो हैं लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, मैं हसनैन साहब से पूछूंगा। जी जी, ये जो डॉक्टर साहब जितने भी नुस्खे बता रहे हैं, तो खर्चे बढ़ाने के नुस्खे बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसी बीज बात जो है वो 7 किलो की बजाय 10 किलो डाल दें, 12 किलो डाल दें, नहीं, वो ऐसी अच्छा कास्ट तो है ना इसकी जो सॉरी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे है कि जो लोग ड्रिल पे काश करते हैं ना, ठीक है, वो इतना हल चला लेते हैं और वो टेम्परेचर में हल चलाते हैं, गहरे से गहरा हल चलाते हैं वो, ठीक है। उससे ये होता है हमारा मॉइस्चर नीचे ख़त्म हो जाता है, उसको लू लग के गर्म हवा लग के, ठीक है। हमें उसको ठंडे यानी रात में शाम में शुरू करना चाहिए, और हल हमें ज़्यादा 3 इंच, इससे ज़्यादा गहरा हल हमें नहीं लगाना चाहिए, ठीक है जी। और इसीलिए जब आप ड्रिल पे काश करेंगे तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है कि भाई ये भी मसला है कि गहरा हल लगाते हैं तब मसला होता है, अगर गहरा हल नहीं लगाते तो तब इशू है। नहीं, वो देखें सिचुएशन के मुताबिक है। सिचुएशन आपने कहा है कि आपने वाटर सेविंग कौन से टेक्नोलॉजीज कौन सी है अवेलेबल, आप मेथड्स क्या हैं, तो हमने कहा है कि कैसी बचत हो सकती है, इसमें बात करते हैं। ब्रेक ले लेंगे, नाज़रीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम कपास की सोइंग पे बात कर रहे हैं और ये नुस्खे ढूंढ रहे हैं कि किस तरह अब जो बची खुची है कपास, उसको अच्छा किस तरह उगाया जा सकता है और जो उगा चुके हैं उसको किस तरह बचाया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब आपसे अब मज़ीद जानना चाहेंगे हम ये कि ये सारी सूरत हाल तो अपनी जगह पर मौजूद है, अभी सोइंग भी काफ़ी सारी बाकी है। इन तजर्बात से आप गुजरे हैं, आपके पास भी कोई मशवरा है काश्तकारों के लिए कि ये अडॉप्ट करें
इन सारी सूरत हाल में बचने के लिए? सर बात जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं ये ठीक है। हम काश्तकारों की हेल्प के लिए हमने एक अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके ये कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फील्ड में भेज रहे हैं। अच्छा, काश्तकारों की हेल्प के लिए या वो सिर्फ अपने काश्तकारों तजुर्बात की हेल्प के लिए? अच्छा, ठीक क्योंकि है। उनको ट्रेन कर रहे हैं ठीक इस है। हफ्ते, और नेक्स्ट वीक से वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और पेस्ट वार्निंग वालों के साथ मिलके फील्ड में जाएंगे। ठीक है, वो जो मैसेज है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, क्योंकि हर फार्मर के पास अगर मैसेज नहीं पहुंचा तो वो उसको मैसेज पहुंचाएंगे और डिमॉन्स्ट्रेशन वो भी देंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन भी देंगे, और उनसे जो है ना जो भी प्रॉब्लम किसी काश्तकार को आ रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहा उसको वो गाइड भी करेंगे। इस तरह से हमारी जो सोइंग रह गई है उस सोइंग में भी वो हेल्प करेंगे ताकि करेंगे, हमारा ठीक है। गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो भी पूरा हो सके। ठीक है। और यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, पेस्ट वार्निंग, रिसर्च, हम सारे मिलके सपोर्ट कर रहे हैं इस सिस्टम को, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी फोकल पॉइंट बनी है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बनाई है, जिसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बहावलपुर, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, रहीम यार खान, डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी और BZU और फैसलाबाद आपके पास एग्रीकल्चर इतने यूनिवर्सिटी। अफरादी क़ुव्वत होगी, इतने स्टूडेंट्स होंगे कि आप उनको नहीं, हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकलेंगे। स्टूडेंट सारों को यूज़ करेंगे? जी सर, हमने सारा एज ए कम्बाइन एक अम्ब्रेला एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलके हम कर रहे हैं। तो हम सबको ट्रेनिंग का सिस्टम ये वॉलंटियर होंगे हाँ, सारे? ये वॉलंटियर होंगे ये ठीक है। सारे। तो इनको कोई सर्टिफिकेट्स देंगे जी, या सर्टिफिकेट इनको देंगे। इसको इंटर्नशिप में शुमार करेंगे? क्या होगा? इंटर्नशिप, समर इंटर्नशिप हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारा सीज़न इन लोगों ने जो है ना तो farmers स्टूडेंट के- एग्री है इस हाँ जी, टेम्परेचर में हाँ जाने जी। के लिए फील्ड में? देखें, ये 2 वे प्रोसेस होता है। स्टूडेंट को लर्निंग भी होती है, ठीक है। एक तो ट्रेनिंग के ज़रिए जो उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो बताता है, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है वो फार्मर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है। वो फिर लर्निंग जो प्रैक्टिकल है ना वो उम्मीद है कि बेनिफिशियल होगा। हाँ, वो बेनिफिशियल farmer के है। लिए भी तो और स्टूडेंट्स के लिए भी, दोनों को स्टूडेंट सीखने का दोनों मौका मिलेगा। दोनों के लिए जो है ना ये विन विन सिचुएशन है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक अभी जिक्र किया कि कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जो पानी कम लेती हैं और फ़ायदा होता है। ज़रा उन वैराइटीज़ का नाम भी, कोई ऐसी मार्केटिंग ना हो लेकिन ज़रा नहीं वैराइटीज़ का पता लग जाए। देखिए, ताकि पहली लोग- तो बात यह है कि 10 वैराइटीज़ हैं जिन पर जो है सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दी है। उसमें MNH 1020 है, CM 663 है, CKC 6 है, 1 है और 3 है। CKC 6 नहीं है। अच्छा, उसके बाद NAP 878 है, NAP 545 है और MNH 490। तो MNH 490 जो है और 92 ये, और MNH 1026, 1035 ये पानी को, ये अप्रूव वैरायटी है, क्योंकि इस लिस्ट में नहीं है 35, ये पानी की कमी को बर्दाश्त करती हैं। तो ये अगर किसान लगाए ना तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए ज़्यादा, क्योंकि किसान आम तौर पर ये चाहता है मैं लगाऊं, ये बैठे हैं बस जनाब मैं लगाऊं तो साथ ही टिंडे शुरू हो जाएं। सो वो जो टिंडे शुरू हो जाएंगे तो फिर उसको पानी की ज़रूरियात ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों रिप्रोडक्टिव एज वेल एज वेजिटेटिव ग्रोथ दोनों को साथ में मिलाना, फिर उसके एनर्जी पौधे को ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए खुराक ज़्यादा चाहिए, सारा कुछ ज़्यादा चाहिए। इस मरहले पर पानी के साथ साथ और क्या चाहिए पौधे को? अच्छा, फसल इस में? देखें ना, अब वो हो गया, आप शुरू में अगर पौधे की देखें ना उठान अच्छी होगी ना तो पौधे को स्ट्रेस नहीं आएगा। उसके लिए हम कहते हैं कि नीचे खास जरूर SOP, यानी जड़ों के लिए क्या होता है, फास्फोरस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप एनालिसिस करवाएं, क्योंकि pH हमारा हाई है, 8 से ऊपर है। जब 8 से ऊपर, इसको कहते हैं अल्कलाइंस में। जो अल्कलाइंस होती हैं वो सख्त होती हैं, तो सख्त होती हैं तो जड़ें भी नीचे, तो उसके लिए हम कहते हैं SSP डाल लें या TSP डालें, तो ये आप कर लें। अगर वो कहते हैं नहीं जी हमने नहीं तो 1.5 बोरी 1 बोरी DAP जो है ना वो भी अगर कम करना है तो फिर आप उसके साथ प्लांटर के साथ डाल के साइड ड्रेसिंग कर दें। अच्छा, पूरे खेत में ना डालें, ठीक है, वो आपको बचत हो जाएगी। पौधे के साथ साथ पौधे के साथ जड़ों के वो साथ देखें वो आपको आधी बोरी लगेगी, वो पूरी बोरी लगेगी, ये आधी बोरी। वो कैसे हाथ से डाली है? वो नहीं, वो प्लांटर होता है, प्लांटर के साथ, प्लांटर ठीक- के साथ। ठीक है। हाँ, अगर उनके पास प्लांटर नहीं है, आपने हाथ से की है, फिर उसके बाद दूसरा तरीका ये होता है कि पहला पानी लगाना है ना, यानी 20 दिन बाद ठीक है। जब उसके, तो आपने वतर आएगी ना, ठीक है, वतर के साथ आपने वो चढ़ा वो डाल देनी है, क्या नाम है, DAP डाल देनी है। वो पत्थर में वो पौधे की जड़ों के करीब करीब ये हो जाएगी, इमोबाइल होती है, ये जड़ों के करीब आई, ये भी आपकी आधी बोरी लगेगी, 1 बोरी की आधी बोरी लगेगी आप उसके ज़रिए। लेकिन अगर फर्टिगेशन देंगे ना वो भी ठीक है, वो पूरा बेड पर तो चढ़ेगी ना, ठीक है। वो सिर्फ वहाँ आ जाएगी,
जो मतलब है पौधों के लेकिन साथ साथ। सबसे बेस्ट वे है वो आप साइड ड्रेसिंग ये बताएं बाकर साहब, इस वक्त जो खादें हैं जी, जी। उनकी दस्तयाबी की क्या सूरत हाल है? सर ये सूरत हाल है कि वही जैसे मैंने बताया ना कि एक ड्रम डीजल लेंगे तो 20 लीटर मोबाइल मिलेगा। अब एक बोरी डीएपी लेंगे तो 2 बोरी यूरिया मिलेगी आपको। अच्छा, वो कंपलसरी है साहब? नहीं इसको वो वो करके कहते हैं जी यूरिया लेनी है ना 7 डीएपी डीएपी मतलब 2 बोरी जैसे जो यूरिया जरूरत है उस वक्त डीएपी साथ देंगे। जिसको नहीं जरूरत हाँ, डीएपी लेके ये पीछे गन्नों में भी ऐसा हुआ है। ये तो वैसे भी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको होल्ड भी नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आप रख लीजिए इस्तेमाल करें। सॉरी मैं बात काट रहा हूँ डॉक्टर साहब की। तो वो पिछली दफ़ा कुछ अरसे पहले लोग लाइनों में लगते रहे, जहाँ दुकान खुली लोग सारे ऐसे जैसे लाइनों में लग के उन्होंने खादे ली। अब ज़बरदस्ती दी जा रही है। अब ज़बरदस्ती दी जा रही है और ज़बरदस्ती दे रहे हैं, लेकिन अगर एक डीएपी लेंगे तो 1768 रुपये में आपको यूरिया मिलेगी। अगर आपने यूरिया अलग से लेनी है फिर 2300-2400 रुपये रेट है उसका। अच्छा, यूरिया का। तो ये कैसे अमल दरामद कैसे होता है सर ये आम गाहक कैसे आप दुकान पर गए जी जी तो वो कैसे इसको कर रहे हैं? ब्लैक में लेता है। ब्लैक मिलेंगे? ब्लैक में लेता है। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है 1000 रुपये फी बोरी डीएपी पे। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ किया मैंने 40, 50, 60 बोरी ले ली डीएपी की। मेरे खुद 9 कूपन ऐसे थे जिसमें लिखा था कि ये इस्तेमाल शुदा है। अच्छा, ठीक है ना सर? जो अंदर से निकले लिखा हुआ था? हाँ जी, इस्तेमाल शुदा बाकायदा सारे जब हम अच्छा। कोड लगा के वो करते हैं उनको, ये आपके इस्तेमाल शुदा है। अच्छा, कुछ फ़र्ज़ किया मुझे डीएपी की ज़रूरत अब नहीं है, मैंने अगले आपने फिर कंप्लेंट की कहीं इसकी? कुछ भी नहीं होता सर। अच्छा, हाँ, कोई पूछने वाला नहीं है। अक्सर लोग ऐसे हैं और जो बेचारे उनको पता ही नहीं होता, और देहातों में लोग फिर रहे होते हैं 300-300 रुपए में कूपन खरीदते फिरते हैं। 1000 रुपए का कूपन 300 रुपए में खरीदते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा। इसलिए ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएपी की जो 1000 रुपए सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो फ्री कर दे, यानी आपकी पहुंच में आ जाए, मेरी पहुंच में आ जाए, हम इस धंधे से निकल जाए, कूपन के वाले चक्कर से बाहर निकल जी जी इससे बाहर निकल जाए। जी डॉक्टर साहब कुछ कहना? हाँ, ये जो कह रहा है ना जी वो कूपन में हमें वो एक्चुअली ये हुआ है कि पैसे जो एलोकेशन थी ना, एलोकेशन से बढ़ गई। जब एलोकेशन से बढ़ गई तो कूपन इनका फिर पैसे तो नहीं थे ना, पैसे नहीं थे। कूपन खत्म करने चाहिए थे ना, बजाय इसके कि एलोकेशन से आप पीछे से हाथ। लेकिन अब एक अच्छी खबर है, मैंने गवर्नमेंट अब पिछली भी फेडरल गवर्नमेंट को 3 तजवीज़ें दी थी। मैंने कहा जो फर्टिलाइज़र है इस पर सब्सिडी बढ़ा दें। ठीक है। नंबर 2 आप ये करें कि ये जो पीबी रोप्स लाएं। 2 चीज़ें। तीसरा मैंने कहा टेक्नोलॉजी जो है ना ये लॉन्ग टर्म है, लेकिन टेक्नोलॉजी आप उनको भी दी थी इनको भी दी थी। 2 चीज़ें अब हो सकती हैं। मैंने कहा आप पेस्टिसाइड्स उसको छोड़े, सब्सिडी फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दें और पीपी रोप्स मंगवा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये सोइंग जो है कब तक सूटेबल है कि की जाए, उसके बाद ना की जाए फिर नुकसान होगा? ये इसकी डेडलाइन आप क्या? यही महीना है सर, हफ्ता एक है। अच्छा, जिसमें हम कहते हैं कि बेहतर है। लोग तो आगे जून तक भी लगाते रहते हैं, लेकिन वो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसके बाद अगर आप लगाते हैं तो वो सूटेबल नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर पेस्ट प्रेशर बहुत आ जाता है। जिस तरह अभी भी कुछ लोगों ने अर्ली कॉटन लगाई है, जिन लोगों ने फरवरी में लगाई है, अब उनके ऊपर अगर पिंक बोलवर्म का अटैक अभी शुरू हो चुका है तो वो जब इधर जो टाइमली काश्त करते हैं तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाता है वहाँ पे। सफ़ेद मक्खी का भी इसी तरह हाल है। तो वो फिर आगे जो 90% लोगों ने जो काश्त करनी होती है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस महीने मैक्सिमम इससे इससे आगे आप जाते हैं? डेडलाइन है ना, अगर आप डॉक्टर साहब से पहले पूछ लें जो और भी सवाल हैं फिर मैं आप बात करें। जी बताएं। वो 31 मई है, हम जो कम अप्रैल से लेकर जो हमारा स्विंग टाइम है वो रिकमेंडेड वो ये अप्रैल से 31 मई। 31 मई तक। 31 मई के बाद आप ना लगाएं। हम कहते हैं ना लगाएं, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो वो शार्प रिडक्शन आई है वो जो है ना इसमें, और उसमें गवर्नमेंट रोकती भी है या रोकती नहीं है? बस नहीं गवर्नमेंट देखें एक बात एडवाइजरी जारी कर देती है। दोनों चीज़ें हम कहते हैं अब जहाँ पानी नहीं है, और 2 चीज़ें, जहाँ वायरस का इशू है ना कॉटन लीफ क्लोराइड है वो मुल्तान डिवीजन में है। आप इस इवन डीजी खान में भी मतलब एक बात जगह है, लेकिन मुल्तान डिवीजन इज़ हाईली ससेप्टेबल। इस तरह फैसलाबाद डिवीजन है, साहिवाल डिवीजन। हम कहते हैं भाई आप जो है ना ये आप
जल्दी जल्दी लगाएं। लेकिन जहाँ वायरस का इशू नहीं है, ये आप बैठ ले देख लें, मैंने जून में देखी है जहाँ वायरस का इशू नहीं है वो लगा रहे हैं, वो कंफर्टेबल जोन में है, कोई वैसा इशू नहीं है उनके लिए। और स्विंग टाइम तरह वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये फिर जून में जो लगी हुई होगी फसल, फिर आगे वो गंदम की काश्त तो नहीं नहीं वो कर लेते हैं। देखिए ना, आप जून में भी लगाएं, 1 जून को लगाइए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, वैरायटी जो है ना, ये 6 महीने 180 दिन बनते हैं। ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो वैसे ही जो अब आ रहा है ना पैटर्न, अक्टूबर तक टर्मिनेट हो जाती है। वैसे पिछले साल जो हमने लगाया था तो अक्टूबर तक हमारी क्रॉप्स टर्मिनेट हो गई, टर्मिनेट हो गई। वीट बड़ी टाइमली लगी थी सारी पूरी टाइम। हाँ, वो इशू नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात करी थी, एक मैं आपसे पूछता जाऊँ, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने वाला है। ये अभी काश्त जारी है, कहीं कहीं बारिशों का भी इम्कान हो जाता है, अचानक बारिश हो जाती है, हैवी रेन हो जाती है। तो अगर आपने काश्त की हुई है और हैवी रेन हो गई है, पानी खड़ा हो गया है, तो इस सूरत में क्या किया जाए, काश्तकार के लिए क्या रिकमेंडेशन? इसलिए जो कहते हैं ना कि ये ड्रिल काश्त, जहाँ पे इस एरिया जहाँ पे हार्ड पैन सख्त ज़मीनें हैं, तो वहाँ पे तो ड्रिल काश्त इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ऊपर वो क्रस्ट बन जाता है। तो वो क्रस्ट को तोड़ने के लिए फिर बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसको तोड़ें, फिर उसमें से फिर पानी लगाएं। तो ये जो खेलियों पे काश्त है ना, ये ऐसे एरियाज जहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं बारिश के, तो वो खेलियों पे काश्त सक्सेसफुल रहती है। अच्छा, ये आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि इससे बारिश ज़्यादा कम होने, पानी कम है उसका तो मसला है, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है, पानी खड़ा हो जाता है, खेलों में पानी खड़ा हो जाता है, उससे जर्मिनेशन मुतासर होने का खदशा है या उस वक्त क्या किया जाए? खेलियों पर मैं आपको बताऊं कि मैंने खेलियों पर काश्त की। ठीक है। मेरे सारे किसान भाई सुन रहे हैं, बहुत हैवी बारिश हुई, शाम को, सुबह को काश्त की, शाम को, और 7 दिन 8 दिन के बाद वो तकरीबन 90 सीड अच्छा था, हमने पानी निकाला, सारी निकाला। इसके बरक्स अगर ड्रिल काश्त होती तो मुझे याद है 91 में मैं आया था, तो बारिश हो जाती है तो हम सारे ऑफिसर्स जो है ना, ये सारी बाल्टियों के साथ पानी निकालने में खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। बाकी साहब आपका भी, डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, आपने ये सारी बातें सुनी होंगी, इसमें बहुत सारी आपके लिए तजावीज़ है। जिन्होंने अपनी काश्त कर ली है वो अपनी फसल की किस तरह देखभाल करें, और जिन्होंने अभी काश्त करनी है उनके लिए बहुत सारी तजावीज़ और रिकमेंडेशंस हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कपास उगाएँ। उम्मीद है कि इसका रेट भी अच्छा होगा, और ये भी तवक्को है कि अभी हमारे दरियाओं में पानी आ जाएगा और हम सैलाब से निपट रहे होंगे, इसलिए पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।